अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ गुड मॉर्निंग पब्लिक में। तो गुड मॉर्निंग पब्लिक, आपको बहुत बहुत खुश आमदेद इस प्रोग्राम में। मेरे साथ आज भी सोहा नहीं मौजूद, वो बेचारी बीमार है, लेकिन हरमीत हमारे साथ मौजूद है। हरमीत का रुख करते हैं और साथ ही ये ख़बर भी पूछते हैं। कल शामी साहब ने एक प्रोग्राम में कहा था कि इस्लामाबाद में को खिचड़ी ज़रूर पक रही है, वो खिचड़ी किस किस्म की है, इस हवाले से हमने तफसील में आगे भी चल के बात करनी है, लेकिन थोड़ी सी हम पहले बात कर लेते हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे कि इन्फ्लेशन तारीख की बुलंद तरीन सतह पे आ गई है। कल आटे की कीमतों में भी इजाफा हुआ, सब्जियों की कीमतें, दालों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। तो इस हवाले से आम आदमी बहुत परेशान है। साथ में अगर देखा जाए तो गैस की प्राइसेस में इजाफे की बात हो रही है। बिजली के जो बिल आ रहे हैं लोग उसकी वजह से बहुत परेशान है। लेकिन पहले हरमीत का रुख करते हैं, फिर आगे बात बढ़ाएंगे इसको। हेलो हरमीत, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। रोज़ साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि एक तो हम सियासत की अगर बात की जाए तो उसमें कोई शक नहीं है कि बड़े से भी मीटिंग हुई है और मामला जो है बहुत हद तक जो है वो तय पा चुके हैं और इस किस्म की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद में। लेकिन आपने बात की महंगाई के हवाले से, सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि इस पर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी, मेरे जैसा आदमी और जो बेचारा बाजार जाता है और टमाटर खरीदता है, प्याज खरीदता है या आटा खरीदता है, तो वो जब देखता है तो अपने पॉकेट को देखता है और फिर वहां पे देखता है तो उसे अंदाजा होता है कि अब ये चीजें खरीदना मेरे बस से ये बाहर निकल रही हैं। और ऐसा ही हो रहा है। रूस साहब, टमाटर प्याज की कीमतें तो ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कल आटे की कीमत भी बढ़ चुकी है। 9,000 का पूरा थैला हो चुका है। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि जो आम आदमी है वो किस तरह खरीदेगा। 1 किलो आटा जो है वो खरीदना भी अब मुश्किल हो रहा है, मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। और ये नहीं कि अब ये चीजें रुकेंगी बल्कि और बढ़ेंगी। और आगे वाले दिनों में जो पेट्रोल की प्राइस है उसके हवाले से भी इशारे दिए गए। फिर बिजली की हम बात करें, गैस के हवाले से बात करें तो आने वाली सर्दियों में जो है उसका अलग फुकदान होगा और साथ साथ में उसकी प्राइस जो है वो मजीद बढ़ा दी जाएंगी। तो आपकी बात दुरुस्त है कि ये अलार्म जो है इंतहाई खतरे का है और आम आदमी जो पिसा हुआ तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो 20,000 15,000 रुपए पर सैलरी पे काम करने वाला तबका है, उसके लिए तो अब जीना पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल हो रहा है। सर हरमीत, लाहौर में कल मैं देख रहा था खबरों में कि 15 किलो का आटे का थैला जो 1,500 रुपए का था उसकी कीमत बढ़ा के 1,600 कर दी गई, 100 रुपये। लेकिन बलूचिस्तान में वही आटे का थैला कह रहे हैं कि 2600 में मिल रहा है। 2,000 से ऊपर कीमत उसकी हुई है। कभी कभी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ 2600 रुपये है, कहीं 2500 रुपये है। सिंध में आटे का बहरान आया हुआ है, वहाँ पे भी चूँकि उनकी अपनी जो प्रोडक्ट्स थी वहाँ पे जो उन्होंने जमा की हुई थी गंदम, उसकी सप्लाई तो शायद मुमकिन नहीं रही हुई। पंजाब से आटे की जो बोरियाँ जा रही थी, जो सिंध का कहना है कि हमने ख़रीदी थी, उनको बॉर्डर पर रोक लिया गया। अब बलूचिस्तान को तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये कहा है कि हम सप्लाई करेंगे गंदम, लेकिन सिंध का क्या होगा? ये आपस की जो दोनों हुकूमतों की लड़ाई है, पीपल्स पार्टी और वहाँ पे जो हुकूमत है सिंध में और पंजाब की, इस लड़ाई को ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें लोगों के मफादात का ख्याल ना रखा जाए। ये भी बड़ा ज़रूरी है हरमीत। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की रोज़ साहब, क्योंकि एक ही मुल्क की शहरी हम सब, चाहे पार्टियां अलग हैं, सूबे अलग हैं, लेकिन मुल्क एक ही है। और मुल्क में अगर इस किस्म के बहरान हम एक दूसरे के लिए पैदा करेंगे तो ये मुल्क चल नहीं पाएगा, बल्कि नुकसान किसका होगा? एक आम आदमियों का, वहाँ के शहरी का होगा। तो अब अगर इस किस्म के सियासत को भी घसीटा जाता है और इस किस्म की चीज़ों में, तो मेरे ख्याल में नुकसान होगा, नहीं होना चाहिए। कम से कम इस मुश्किल हालात में, जिन मुश्किल हालात में इस वक्त हम घिरे हुए हैं, चाहे वो सैलाब की सिचुएशन हो या हमारी मईशत जो डगमगा रही है, बड़े मुश्किल से ये मुल्क चल रहा है, तो इन हालात में भी अगर हम एक दूसरे के खिलाफ आएंगे तो फिर दुनिया से हम बेहतरी के लिए क्या सोच रखेंगे? इस वक्त होना चाहिए कि हमें मुत्तहिद होना, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, उसको एक साइड पर रखना चाहिए, लेकिन ये मामला जो हैं इस पर ध्यान देना होगा कि एक आम शहरी जो है वो कम से कम मुतासर ना हो। अब जहाँ तक बात हो रही है, इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म तो समरकंद में शंघाई कोऑपरेशन जो तंजीम है उसके इजलास में शिरकत के लिए गए हुए हैं। वहाँ भी कल वो प्यूटन से भी मिले, अर्दवान से भी मिले। उनकी मुलाकातें वहाँ पे साइड लाइन पे हो रही हैं सरबराहान से मुख्तलिफ मुल्कों के। वहाँ पे वो मेरे ख्याल में अपील भी करेंगे सैलाब ज़दगान से जो मुतासर हुए हैं लोगों की, उनकी मदद के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए। तो अब मसला ये है कि इकॉनमी मुल्क की सख्त बुरे हाल में है और
हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो बहुत ही कम रह गए हैं। और उसके ऊपर मसला ये हो रहा है कि जिन लोगों के फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं वो परेशान हुए हैं कि कहीं हमारी करेंसी जो है, हमारे जो डॉलर्स हैं, उसके ऊपर हुकूमत हमें इस्तेमाल ना करने दे या ना निकलवाने दे। कल की मेरे पास खबरें ये हैं कि बहुत से लोग परेशानी में वो बैंकों में गए हैं और उनकी कोशिश ये रही है कि वो अपने पैसे निकलवाएं, लेकिन बहुत से बैंक अभी उनको नहीं करने दे रहे ऐसा। तो लोग परेशान हैं। मतलब इस हवाले से भी अब इमरान खान साहब ऐसे में कहते हैं कि शहबाज शरीफ के बाद पैसे मांगने के अलावा और कोई प्लान नहीं है। तो भाई आपके पास कोई प्लान है तो आप वो प्लान शेयर कर लें। आपकी बड़ी मेहरबानी हुकूमत के साथ ऐसे मौके के ऊपर सियासत खेलना कोई अच्छी बात नहीं है। तो मतलब आप जो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने भी उनको कई बार ये ऑफ़र किया है कि एक मिसाक मईशत कर लिया जाए कि ताकि हुकूमत कुछ भी बदले, कोई भी बदले, कम अज़ कम मईशत को वो ज़द ना पहुँचे, वो नुकसान ना पहुँचे जो इस वक्त पहुँचा हुआ है। बिल्कुल रोज़ साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि मिसाक मईशत अगर होगा, आपने देखा होगा कि 1992 की बात है कि जब नरसिम्हा राव हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे, तब एक मुआहदा हुआ और कांग्रेस ने जो मामला तय किए उसमें तमाम तर पार्टियों को बिठाया और तमाम तर पार्टियों में ये तय हुआ कि जिसकी भी हुकूमत आएगी वो आगे चीज उसी जो मईशत है उसको उस तरीके से लेके जाएंगे ताकि मुल्क तरक्की कर सके। आज हम हिंदुस्तान की हालत हम खुद देख रहे हैं कि वो कहां से कहां पहुंच गया है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि इमरान खान साहब जब खुद वज़ीर आज़म थे या उन्होंने जब ये बात की है तो पिछले 70 साल से तो हम तो यही काम कर रहे हैं, मांगने का, जो आया उसने तो मांगने का काम किया है। और जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे तब उसके मांगने का तरीका किस तरह था वो भी हमें पता है। लेकिन जब इमरान खान साहब जा रहे थे उसने मुल्क का क्या हशर किया वो भी सबको पता है। कम से कम ये तय होना चाहिए कि आगे हमने मुल्क को लेकर कैसे जाना है, तब जाके कुछ न कुछ चीज़ें संभल पाएंगी। अगर ऐसा होगा कि हम हमें अंदाज़ा होता है कि अब दूसरी हुकूमत आने वाली है तो हम उसके लिए कुछ अच्छा छोड़ने के बजाय हम उल्टा नुकसान देना शुरू कर दें, और नुकसान जो है उस पार्टी का नहीं होता, उस हुकूमत के लिए नहीं होता, बल्कि ये मुल्क का नुकसान होता है। आज जो डिफ़ॉल्ट या IMF से प्रोग्राम की बात की जाती है तो इससे कबल इमरान खान साहब ने ये वादा खिलाफी की थी। अगर ऐसा वो ना करते तो आज मामला उस तरह ना होते। ठीक है हरमीत, हम आगे चलते हैं। मैं आपसे शेयर कर लूँ आज का हमारा जो रन डाउन है, जो हमारा प्लान है वो शेयर करता हूँ। अभी थोड़ी देर में इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हो गए। ये शुरू में हमने बात की इस्लामाबाद में क्या खिचड़ी पक रही है और इमरान खान साहब के पास क्या कोई प्लान है इस मुल्क को बचाने का। वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, दीवार से लगाया गया तो फिर क्या होगा। वो तो ये कहते हैं, बारहा कह चुके हैं, मैं और ख़तरनाक हो जाऊँगा। इलेक्शंस की वो बात कर रहे हैं बार बार कि मुल्क का वाहिद हल यही है कि इलेक्शन करवा दिए जाए। इस हवाले से बात करेंगे। उसके बाद हमने गंदम के हवाले से जो बात की है कुछ थोड़ी सी उस बारे में बात करेंगे। रिकॉर्ड कीमत पहुंच गई है बुलंद सतह पे गंदम की। एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जॉइंट प्रोडक्शन है मादा लाडला, वो रिलीज़ होने वाली है आज। उस फिल्म के हवाले से बात करेंगे। फिर पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब की वजह से 30 लाख से ज़ायद बच्चे कहा जाता है कि स्कूलों से बाहर इस वक्त बैठे हुए हैं और उनकी तालीम का कोई बंदोबस्त नहीं है। काशिफ मिर्ज़ा साहब सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची में ऐसे में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बहुत खबरें आ रही हैं, बहुत बढ़ गए हैं। ये पहले भी होता रहा है, आर्जी तौर पर रुकता है लेकिन फिर उसी तरह से तेज़ी आ जाती है। इस हवाले से हम बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान में पैनाडोल समेत जो बुखार की और दर्द की अदविया हैं वो नापैद हो गई हैं। कल छापा मारा एक गवर्नमेंट ने और कराची में एक गोदाम से करोड़ों रुपए की पैनाडोल पकड़ी गई। तो लोगों ने छुपाई हुई है, अगर नहीं भी प्रोडक्शन हो रही तो इसकी वजूहात क्या है। मैं चलता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ। हम चलते हैं जनाब अपने डेली ड्रॉप। डेली डोज में पहली खबर हमारे पास ये है कि टेनिस के मायनाज खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बड़े ही शानदार प्लेयर थे, स्विट्ज़रलैंड से इनका ताल्लुक़ था और है बल्कि अभी 41 बरस के हैं ये। लेकिन इन्होंने अब आके कहा है कि मेरा जिस्म इजाज़त नहीं देता, मेरा साथ नहीं देता। 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल इन्होंने अपने नाम किए थे रॉजर फेडरर ने और पूरी दुनिया में इनका नाम था। जिस वक्त ये सिक्का बोलता था इनका, जिस वक्त ये खेलते थे, बहुत ही शानदार प्लेयर
तो बिल्कुल इनको रोहू साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमने जब से देखा है कि टेनिस के मैदान में जिस तरह इनकी कारकर्दगी थी और इन्होंने जिस तरह कारनामे अपने मुल्क के लिए और अपने, जाहिर बात है कि एक खिलाड़ी जब खेलता है तो मुल्क के लिए खेलता है और मुल्क का नाम ही रोशन करता है, लेकिन मुल्क के हवाले से, टेनिस के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम जिसका जितना भी जिक्र किया जाए कम है। तो बेतहाशा बेपनाह मेरे ख्याल में इनकी खिदमात हैं अपने वतन के लिए और बेपनाह इनके रिकॉर्ड्स हैं और बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं। तो वाकई में अब वक्त जब आ जाता है तो अंदाज़ा भी हो जाता है कि अब भैया रिटायरमेंट लेने का टाइम आ गया, तो रिटायर्ड ही हो जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, उम्र साथ नहीं दे रही, 41 वर्ष के हो गए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं खेल नहीं छोड़ूंगा, मतलब टूर्नामेंट्स नहीं खेलूंगा, प्रोफेशनली नहीं खेलूंगा, खेल हमेशा मेरे साथ रहेगा, वो इनको फिट रखेगा। टेनिस वैसे भी ऐसा खेल है कि जिसको बड़ी उम्र तक लोग खेलते रहते हैं। अगला जो हमारे पास अगला डेली डोज की खबर है वो नौजवान हमारे हैं हुज़ैफ़ा इब्राहीम, इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अमेरिका में जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप में इन्होंने जनाब टाइटल अपने नाम किया है। इन्होंने श्रीलंकन निजात अमरीकी खिलाड़ी जो हैं श्रीवास्तव, उनको शिकस्त दी अमेरिका में, और ये चैम्पियनशिप हुई मैसाचुसेट्स की रियासत में, वहाँ पे एक शहर में, और ये बहुत ही शानदार कारनामा इन सर अंजाम दिया। जैसे हरमीत अभी कह रहे थे, जब कोई खिलाड़ी जीतता है तो बुनियादी तौर पे मुल्क का नाम भी फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। स्कॉश ऐसा खिलाड़ी है जहाँ पे वैसे भी रूप साहब, अगर हम अपने मुल्क की बात करें, मेरी तो ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे मुल्क का हर शहरी, हर फर्द, चाहे दुनिया के किसी कोने में काम करे, जो भी करे, लेकिन ऐसा काम करे कि हम यहाँ बैठे हो तो हमारा सीना जो है वो फ़ख्र से और भी चौड़ा हो। तो ऐसे नौजवान जो मुल्क के लिए काम करते हैं, जो वतन के नाम को रोशन करते हैं और एक पॉजिटिव इमेज बरकरार रखते हैं, डेवलप करते हैं, तो मेरे ख्याल में सलूट है ऐसे नौजवानों को सर। और आप ये देखो कि स्क्वॉश ऐसा खेल था कि जिसमें 20-25 बरस पाकिस्तान ने हुक्मरानी की है दुनिया के ऊपर, ऐसा ऐसा नाम पैदा किया। जहांगीर खान का नाम कौन भूल सकता है, कमर जमान का नाम कौन भूल सकता है, जानशेर खान का नाम कौन भूल सकता है, कि जिन्होंने हुक्मरानी की है। लेकिन जब से ये सितारे अपनी उम्र के साथ, जैसे डूब ढलने के साथ इन्होंने खेल छोड़ा, उसके बाद ऐसा जवाल आया स्क्वॉश को कि पता नहीं क्या गहन लग गया, मतलब कि हम उसके बाद ऐसा नाम पैदा नहीं कर सके। जूनियर स्क्वॉश लेवल के ऊपर हम कोई टूर्नामेंट जीत लेते हैं, लेकिन सीनियर लेवल के ऊपर हमें भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। बहरहाल हुज़ैफ़ा इब्राहीम को बहुत मुबारक कि उन्होंने बड़ा कमाल काम किया है और उन्होंने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में उसका रोशन किया है। अगली चलते हैं ख़बर की तरफ। स्काई डाइविंग के दौरान खातून की केक खाने की वीडियो वायरल हुई है, ये देखो। ऐसे में कि जब लोग परेशान होते हैं, मजे हवाओं में बैठ के ना केक खाने का मजा ये लगा। हाँ, मैं तो वैसे देख के मुझे डर खौफ महसूस होता है, देख के भी मुझे परेशानी होती है, लेकिन ये हवाओं में केक खा रही है भैया, इसका अलग स्वाद है मेरे। उसने कहा कि डर खौफ को परे मारो, गोली मारो, अपना एंजॉय करो, और साथ से गुजरते हुए एंजॉय करो, खाओ पियो मौज करो भाई, खाओ पियो मौज करो। साथ से गुजरते हुए त्यारे को वेव भी उसने किया, और वो ये बता रही है, बेसिकली वो साबित करना चाह रही है कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जिसको लोगों ने ऐसा बना दिया कि आपका दिल दहल जाता है। लेकिन हकीकत में यही है कि मेरे ख्याल में हमें भी करना पड़े तो दिल दहल जाए हमारा। हम केक शेक खाना तो दूर की बात है, शायद कलमे पढ़ रहे हो या अल्लाह को याद कर रहे हो कि अल्लाह मेरे बस एक दफ़ा नीचे पहुँचा दे, दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। वही बात, तो हम तो वही। जी हरमीत, अगली खबर की तरफ चलते हैं। 70 फुट लंबी पेस्ट्री बनाने का आलमी रिकॉर्ड कायम हो गया जी। 70 फुट लंबी पेस्ट्री जिसके अंदर 680 किलोग्राम चीज़ इस्तेमाल हुआ है। ये स्पेशल चीज़ है, और बड़ी तादाद में पेस्ट्री बनाने के माहिरीन जो हैं उन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया। यहाँ पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोग भी शामिल थे और उन्होंने आके इसको बाकायदा देखा। भाई कमाल है, ये 70 फुट लंबी पेस्ट्री जिसमें हरमीत 680 किलोग्राम तो चीज़ ही है, बाकी चीज़ें क्या होंगी। और ये ख़ास इसका नाम है कैनोली। मेरे मुंह में तो सुबह पानी आ रहा है बाजी। अच्छा। वैसे सुन के भी वैसे ही मुंह में ना वो मिठास, वो वैसी फीलिंग शुरू हो जाती कि भैया
हम भी होते तो हम भी थोड़ा सा उसका मजा लेते। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, वो सब रिकॉर्ड्स के लिए लोग नित नए जतन करते हैं और नित नई चीजें सामने ले आते हैं। और ये भी देखें ना कि 70 फुट भाई बहुत बहुत कमाल है। हाँ, खाने के लिए भी पता नहीं कितने 100 लोग चाहिए होंगे। लेकिन वाकई चीज़ पेस्ट्री अगर हरमीत आपकी फेवरेट है तो मेरी भी फेवरेट है, मैं बड़े शौक से खाता हूँ ऐसी पेस्ट्री इसके अंदर चीज़ भरा होता है पूरा, और कैनोली चीज़ है, ख़ास तौर पे ख़ास चीज़ है जो इसके अंदर भरा जाता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जनाब। दुनिया में नाम रोशन करते हैं इमारतों के हवाले से मुख्तलिफ मुल्क, वहाँ चीन ने एक इमारत का बनाने का इफ्तिताह किया है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बल खाती इमारत होने जा रही है। दुनिया को हैरान कर दिया उन्होंने कि ये बल खाती इमारत ऊपर जाएगी। मैं तो सोच रहा था जब इस तरह की खबर आएगी तो दुबई की तरफ से आएगी, क्योंकि दुबई की ख्वाहिश होती है यूएई की, एमिरेट्स की, कि हर जगह मात दे रहा हो। लेकिन ये जनाब, ये आप देखें, ये बल खाती इमारत है। चाइना ने जिस तरह पहले फोकस किया पूरी अपनी मईशत को, अपने आप इकोनॉमी अपनी जो सेट करे, पूरी दुनिया पे अब वो राज कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ डेवलपमेंट के हवाले से चाइना, आप तो गए भी हैं और मैंने जो तस्वीर देखी हैं, वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं, मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन पाजी कमाल का काम किया, पाओ कमाल का। और नित नई चीज़ें जो हैं वो उनकी जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे पहाड़ों के बीच में वो शीशे से बना ब्रिज हो या कोई और इस तरह के एक्सपेरिमेंट, तो ये बहुत बड़ी बात ये। लेकिन ये भी देखें ना कि ये बिल्डिंग, ये एक अलग अंदाज है फिर, और पूरी दुनिया में इस किस्म की चीज़ें बड़ी कम हमें देखने को मिलती है। और आपकी बात दुरुस्त है कि दुबई में इस किस्म के तजुर्बात होते रहते हैं, लेकिन चाइना में भी मामला पीछे नहीं रहा है। वो हमेशा मैं कहा करता हूँ कि दुनिया में ये असूल है कि जो तरक्की है वो मल्टी डायमेंशनल हमारे जैसी होती है। यानी जितनी ज़्यादा आप तरक्की करेंगे आर्ट्स के मैदान में, उतनी आप तरक्की करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आर्किटेक्चर में। चीन ये साबित कर रहा है, मईशत उनकी तरक्की कर रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनकी तरक्की कर रही है। इनोवेशंस की बुनियाद के ऊपर एक से एक बढ़ के वो इन्वेंट करते चले जा रहे हैं। ये सबक हमें भी सीखना है, हमें अपने नौजवानों को भी सिखाना है कि तरक्की जो है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। आप कभी इसको वन डायमेंशनल अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, वो नहीं होगा। तो हमेशा अपने आप को, और फिर साथ में इस बात को कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपना महवर बनाए, इसकी तालीम को आम करें, इन्वेंट करें, चीज़ें इन्वेंट करेंगे। हम गाए ऐसे नौजवानों के साथ आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं कि जो चीज़ें इन्वेंट करते हैं, तो उस हवाले से इसको बड़े पैमाने पे करने की ज़रूरत है। तो हरमीत, आपका कोई कमेंट? नहीं तो फिर ब्रेक की तरफ चला। जी सर, मेरे ख्याल जी अस्सलाम वालेकुम दोबारा। जी ब्रेक के बाद इस्लामाबाद से जो खबरें आ रही हैं उसके तहत मैंने जैसे पहले कहा, कल मुजीबुर रहमान शामी साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि कुछ खिचड़ी ज़रूर पक रही है इस्लामाबाद में और इमरान खान के कुछ राब्ते हैं। गुज़श्ता दिनों एक प्रोग्राम में एक पीटीआई के जो सरबराह हैं, पीटीआई के एक सरकर्दा लीडर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई इमरान खान की। लेकिन बहरहाल एक चीज़ हुई है और वो ये है कि इमरान खान की जो तलखी है बयानात में, वो पिछले एक दो दिनों से कुछ कम हुई है। क्या वाकई को खिचड़ी पक रही है, इमरान खान को कोई श्योरिटीज़ दी गई हैं? इस हवाले से बात करेंगे। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे दोस्त हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनसे चल के। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार। वालेकुम सलाम। सर आप ये बताइए कि कोई श्योरिटीज़ इमरान को मिली है ऐसी जो उनके लहजे में कोई तलखी कम हुई है? और जैसे मैंने शामी साहब का जिक्र किया कि वो कह रहे हैं कोई राब्ते ज़रूर हैं इमरान खान के हुए और कोई खिचड़ी पक रही है, ये खिचड़ी किस हद तक हो सकती है सही? मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ कि जो वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा है कि इमरान जो मर्जी कर रहे हैं, आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। ये है जवाब। अच्छा, ये तो बात ठीक है, लेकिन इमरान खान अपने सी कोशिश किए जा रहे हैं। अब इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा हटके भी अगर देखें, वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं जेल जा सकते, उनमें जेल जाने की सलाहियत नहीं। अच्छा, लेकिन डर खौफ तो है ना? डर खौफ है ना, तो इसीलिए तो ये सारी कोशिश कर रहे हैं ना कि उनको कहीं जेल ना भेज दिया जाए। इवन शेख रशीद, जिनसे काफ़ी दिनों से वो मिले नहीं थे, कल उसने शेख रशीद से भी मुलाकात की, और असद उमर भी जा रहे हैं, अपने परवेज खरक साहब भी फौजियों से मुलाकातें कर रहे हैं। और कहा जाता है कि सदर पाकिस्तान ने एक मुलाकात करवाई है जो जिसमें तलखी और नीम तलखी पे ख़त्म हुई है।
सवाल ये नहीं है ये सब कुछ क्यों क्यों हो रहा है। लेकिन अब जो आदमी फिर कल वहां पे कराची में तकरीर में कह रहा था कि आटा कराची में 100 रुपया लीटर से ऊपर चला गया, जिस आदमी को लीटर और किलो का फर्क नहीं पता, अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हो। मतलब वो अच्छा इफ्तिखार साहब, जिस तरह रऊफ साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब की थोड़ी सी आवाज ऊंची करें, आप मुझे आवाज नहीं आ रही है। उसमें साथ साथ अगर हाँ हरमीत की आवाज़ ज़रा ऊंची करना जी, हरमीत की आवाज़ नहीं आ आवाज रही। ऊंची करें। हाँ हरमीत आप बोलो। जी जी, अब आवाज आ रही है? अब आ रही है। जी हरमीत। जी जी सर। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ सर कि रऊफ साहब ने जिस तरह फरमाया कि खान साहब की बयान में जो है वो तलखी में कमी नजर आ रही, इसी के साथ साथ अगर हमने बात की कि जिस बयानी को वो अवाम में लेके गए और वो बयानिया कहीं ना कहीं मकबूल भी हुआ रिजीम चेंज के हवाले से, अब हम देख रहे हैं कि अमेरिकन के साथ जो मुलाकातें हुई हैं उसके बाद खान साहब जो है वो साजिशी थ्योरी या उसके हवाले से भी बड़े कम ही गुफ्तगू करते हैं, या अमेरिका पर जो इल्ज़ाम है उस पर भी वो बड़े मोहतात से रहते हैं। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है सर? मेरा मतलब ये है कि जहां तक तो बयानिए की तारीफ हम कर करके उसको आसमान तक ले गए हैं ना, उसका फैसला तो आने वाले इलेक्शन में होगा कि क्या बयानिया और कितना वो पॉपुलर है। और बाकी रहा अमेरिका के साथ दोस्ती, वो तो होनी थी, ये तो सब खेल था, खेल का हिस्सा था। स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ था उस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि आपने कागज हवा में लहराना है और एक क्राइसिस क्रिएट करना है, फौज के लिए भी, पार्लियामेंट के लिए भी, अदालतों के लिए भी। उन्होंने क्रिएट किया, वो सारी उम्र के लिए तो नहीं चल सकता ना। और फिर जब मुआहदा किया जाके कियार फर्म से, तो उस मुआहदे पर दस्तखत करने वाला बंदा तो वही है ना जिसका हवाला दे दे के कागज लहराया जा रहा था। और अब तो राफेल से भी मुलाकात होगी और मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, आई एम फॉर इट। साफ है कि आपको बात करनी है, लेकिन ये सवाल पैदा होता है जब कोई साफी जाता है किसी को मिलने के लिए तो वो दुश्मन ठहराया जाता है, वो उनका अमेरिका का एजेंट ठहराया जाता है। खुद जब मिलते हैं तो इनको हक है, ये बहुत तजाद है। इफ्तिखार इस हवाले में भी, मतलब इस हवाले से भी अगर देखा जाए, इमरान खान साहब का जोर एक चीज़ पर बता ज़रूर है, और वो ये कह रहे हैं कि मुल्क में तमाम तर क्राइसिस की बुनियाद इस गवर्नमेंट ने डाली हुई है और इसका वाहिद हल इलेक्शन है। बहुत जोर दे रहे हैं। इलेक्शन तो होंगे रोग साहब, इलेक्शन होंगे। ये सारी खेल इलेक्शन के लिए नहीं की जा रही, ये खेल इलेक्शन के इसलिए की जा रही है कि इलेक्शन हो और ये 2/3 से प्राइम मिनिस्टर बन जाए और अपनी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाए। इससे ज्यादा इनके पास कुछ भी नहीं है। 3.25 साल ये पाकिस्तान में हुक्मरान रहे हैं, क्या 3.25 साल में कौन सी बुनियादी तब्दीली की है तो आप मुझे बता दें। 9 साल से ये हुक्मरान है खैबर पख्तूनख्वा में। मैं जब बुनियादी तब्दीली की बात करता हूँ तो वो तब्दीली वो है जो स्याही को सफेदी में बदल दे, जो हर चीज में ये कहते हैं ना ये गुलामी और आजादी की बात करते हैं। मुझे बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या वहाँ का जो काश्तकार है, जो मजदूर है, वो वहाँ के सरमायादार और जागीरदार की गुलामी से आजाद हो गया? हाँ नहीं, आप सही कह रहे हो। मतलब यह है कि और बहुत सी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख ले आप, ये बल्कि हरमीत ज़्यादा बेहतर कमेंट कर सकता है, हरमीत का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। जी हरमीत। जी बिल्कुल, इफ्तिखार साहब तो फरमा रहे हैं। सर एक और चीज़ के बारे में अगर आपने देखा, कल जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो समाअत हुई उसमें ये कहा गया कि इमरान खान साहब की तकरीर नामुनासिब ज़रूर थी मगर दहशतगर्दी की दफ़ात नहीं बनती। तो ऐसे में लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं रिलीफ खान साहब को मिल रही। तो आपको लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन या दीगर जो मामलात हैं, मामलात जो हैं वो ठीक होने जा रहे हैं खान साहब के लिए? सर मैंने आपको अर्ज किया ना कि बगावत का मुकदमा अगर खत्म हो जाता है ना शहबाज गिल पे, तो ये बड़ा अच्छी बात है। कल आप पर भी जब बगावत की बातें आप करेंगे तो आप पर भी मुकदमा नहीं बनेगा, मैं भी ऐसी बातें करूंगा तो मेरे पर भी मुकदमा नहीं बन सकता। हाँ, एक प्रेसिडेंस तो सेट हो जाएगा। मतलब फौज के अंदरूनी मामलात में फौज के बारे में जो चाहे आप कहें, तकरीर करें, जो मर्जी करें, लेकिन फिर ये सवाल होता है कि एक आदमी आपने कराची की जेल में रखा हुआ, उसका भी जुर्म बता दिया जाए ना। अगर अदालतें इतनी आजाद हो गई हैं और आजाद ख्याल हो गई हैं और जमहूरियत की इतनी बड़ी हामी हो गई है, तो ये मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तहत कि मुझे उस आदमी का जुर्म बताएं जिसको 2 साल से इन्होंने कराची की जेल में रखा हुआ। ठीक है इफ्तिखार, इस हवाले से ये बताइए कि मुल्क में हमने थोड़ी देर पहले बात इसके ऊपर की थी कि जो महंगाई है वो कहाँ की कहाँ पहुँच गई है और डॉलर काबू में नहीं आ रहा, और इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के पास
सिवाय इसके कि कशकोल लेके फिरें और कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीक़ेकार ही नहीं है, उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो क्या इमरान की समझ में आ रहा है ऐसा कुछ? अगर है तो वो क्यों नहीं शेयर कर लेते फार्मूला गवर्नमेंट के साथ, और मिसाक मईशत मुल्क बचाने की बात है ना, उस तरफ क्यों नहीं चलते? ये उनको तो छोड़ो कि उनसे वो तय कर ले। मुझे ये बताएं कि आटे का रेट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जनाब मोहतरम इमरान खान साहब, जिसके बारे में वो कह रहे थे कि लीटर के भाव से बढ़ गया। चले मैं आपके इस प्रोग्राम से उनसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे वो मैकेनिज्म बता दें कि आटे का मौजूदा रेट कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मैकेनिज्म बताएं कि गंदम पैदा हुई, गंदम मिल में गई, मिल में से गंदम पिस के वो दुकान पर आई, दुकान से वो अपना मेरे घर तक आई। इस सारे प्रोसेस में क्या बेहतरी ला सकते हैं? इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, इतने ज़हीन हैं, उनके साथ इतने दानश्वर बैठे हैं। इस छोटे से सवाल का जवाब देना शुरू कर दें तो हमें भी समझ आनी शुरू हो जाए कि ये जो नालायक नाअहल लोग हुक्मरान है, ये क्यों नहीं समझ सकते इतनी छोटी सी बात को जो इमरान खान साहब हमें समझा रहे हैं। जी हरमीत। अच्छा इफ्तिखार साहब, अगर हम देखें महंगाई तो है, बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बढ़ रही हैं। कल मरीम नवाज साहिबा से एक सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि इस महंगाई के इस दौर में मुल्क की जो मईशत है उसका बुरा हाल है। आपने 70 वुज़रा रखे हैं, आपने मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो ओहदे अलग अलग से दिए हैं, तो इस महंगाई के दौर में आपका क्या ख्याल है कि कुछ चीज़ों में कमी होनी चाहिए? तो उनका जवाब ये था कि मुझे नहीं पता, मैं अंकल से पूछूंगी। ये वही मरीम नवाज है जब इनको हर चीज़ का पता होता था खान साहब के हवाले से, लेकिन अब अंकल के हवाले से अगर हम देखें, अगर ये हुकूमत जिस तरह मामला चल रहे, अगर ये गैर मकबूल होती गई तो फिर आपको लगता नहीं है कि मरीम नवाज साहब तो सीधा मुकर जाएंगी? बात ये नहीं है, मैं तो देखो आप अच्छे बड़े पढ़े लिखे आदमी लगते हैं, मुझे बताएं 70 वुज़रा की कॉस्ट क्या आ रही है? कभी इस पे तो बात करें। वेरी गुड, अपना ऑप्टिक इज वेरी गुड। ओ 70 आदमी आपने दिए, सवाल है उन 70 आदमी की कॉस्ट क्या आ रही है, और एक रद्द फैसला जो IMF के साथ मुआहदा करते वक्त किया गया उसकी कॉस्ट हम क्या ले रहे हैं? बिल्कुल इफ्तिखार, इस हवाले से बात होनी चाहिए, और ये भी होनी चाहिए कि कल मरियमी का मैं भी स्टेटमेंट देख रहा था मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि जब कीमत बढ़ती है बिजली की मुझे तकलीफ़ होती है, मैं एतराज़ करती हूँ। जब महंगाई होती है मैं आवाज़ उठाती हूँ। जिस वक्त गैस की प्राइसेस के बारे में बात होगी मैं आवाज़ उठाऊँगी। ये गुड कॉप बैड कॉप खेलने वाली बात तो नहीं है कहीं? इट इज नॉट ए गुड कॉप बैड कॉप, इट इज रियल। देखो रियल इशू मतलब आज हम बातें कर रहे हैं, रूस ने पाकिस्तान को गैस की फराहमी के लिए तैयारी कर ली। मजाल है कि इसके ऊपर मैंने सुबह से किसी से को खबर सुनी हो। खबर यही है कि इमरान खान का बहुत पॉपुलर हो गया है। इमरान खान का सदर पाकिस्तान के साथ बैठे हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से सुलह हो गई है। भाई हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। हम तो खुश हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर अंदाज में चले, ये जो बड़ी पॉजिटिव बातें हैं। लेकिन सवाल है कि पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि आप उसको तमाम इख्तियार हैंड ओवर कर दें उस आदमी को जो पहले 4.25 साल यहाँ पे हुक्मरान रहा है, और उसने कोई ऐसी बेसिक फंडामेंटल चीज नहीं की। क्या ये शुगर का क्राइसिस और आटे की महंगाई का क्राइसिस उसके दौर में शुरू नहीं हुआ? फिर मैं इस डिबेट में अपने आप को उलझाना नहीं चाहता। मैं बिलीव करता हूँ कि निजाम में कि जमहूरी निजाम चलना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम को चलना चाहिए। अगर इलेक्शन में 2/3 उसको मेजॉरिटी मिलती है तो वेरी गुड, लेकिन ही शुड वेट। अब ये है कि धांस से, धांधली से, धौंस से, मजमे से, पाकिस्तान को बंद करने के डरावे से इलेक्शन की अगर डेट इसको मिल गई तो फिर कल और बहुत सारी भी इससे बड़ी ताकतें जन्म ले सकती हैं जो ऐसे मुतालबे करके फिर हर 2-3 साल के बाद इलेक्शन करवाना पड़ा करेगा। अगर आप तैयार हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार, थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपके टाइम के लिए। हमें चलना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। जी वेलकम टू द शो। आफ्टर द ब्रेक हम आपको दिखाने जा रहे हैं ट्रेलर एक ऐसी फिल्म का जो आज रिलीज़ हो रही है, चल मेरा पुत। इन फ्रेंचाइज ने पहले फिल्म बनाई थी, बड़ी कामयाब फ्रेंचाइज है ये, बड़ी शानदार फिल्म थी। माँ दा लाडला अब इस फिल्म का नाम है, और ये आज रिलीज़ होगी। इसका पहले चल के ट्रेलर देखते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। वैसे मैं ये बता दूं कि बड़ी कास्ट है, इफ्तिखार ठाकुर है इसमें, नसीम विक्की है, निर्मल ऋषि इंडिया से, रूपी गुल है, कैसर पिया है, और कॉमेडी फिल्म है।
कहानी इसकी आपको समझ आ जाएगी। जैसे मैं कह रहा था कि इन्होंने चल मेरा पुत पहले फ्रेंचाइज बनाई हुई है, हरमीत ने शायद देखी हो, वो पहले चल मेरा पुत देखी है हरमीत या जी 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 जी। आ गया? अच्छा, आपने देखी जी हुई है। बिल्कुल रऊद साहब, बड़ी कमाल की फिल्म है चल मेरा पुत 2। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान की है, और इसमें इफ्तिखार ठाकुर साहब की इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है। और जब वो फिल्म आई तो उसने 2 अरब से ज़ायद बिजनेस किया। पाकिस्तान की मिन्नत समाजत है वो करते रहे, यहाँ पे जितनी भी सिनेमा है उन्होंने फिल्म जो है लगाने से इनकार किया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट और अदाकार बहुत जो है पाकिस्तान की जानब से भी थे, हिंदुस्तान के भी कुछ लीड कैरेक्टर जो थे उस फिल्म में उन्होंने काम किया। लेकिन फिल्म बड़ी अच्छी रही, बड़ी कमाल की फिल्म रही। और रऊद साहब, पंजाबी फिल्मों का एक तड़का ये होता है, एक मज़ा इसका ये होता है कि आप फैमिली के हमरा देख सकते हैं, और इसमें इस किस्म की चुलबुले वो चटकुले छोड़े जाते हैं, इस किस्म के जुमले होते हैं कि उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो उमूमन जब भी टाइम मिलता है तो मैं पंजाबी फिल्में ज़्यादा देखता हूँ वैसे। अच्छा, पंजाबी ना आने के बावजूद? हाँ, लेकिन पंजाबी सर समझ लेना मैं। अच्छा, समझ लेना। बहरहाल ये माज़ा लाडला कहानी इसकी ऐसी है कि जैसे हमने ट्रेलर देख के आपको समझ तो आ गई होगी, लेकिन हमने ये देखा कि एक अकेली माँ है, उसको बच्चे के लिए बच्चा जिद करता है, एक किराए पे बाप की ज़रूरत है। बाकी ज़्यादा कहानी आपको नहीं बतानी हमने, सस्पेंस सारा ख़त्म हो जाएगा। सस्पेंस ख़त्म हो गया तो आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन कॉमेडी फिल्म है। तो अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद पाकिस्तान में हम जानते हैं कि सैलाब से घिरे हुए इलाकों में अब तक 1500 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। बहुत से लोग बेघर हैं, सड़कों के किनारे या कुछ ऊंचे टीलों के ऊपर उन्होंने पनाह ले रखी है, और इस बात के मुंतज़र हैं कि इमदाद उन तक पहुँचे। खैमा बस्तियों का क़याम अमल में लाया गया है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन तक इमदाद नहीं पहुँच पाई। इन तबाह हाल लोगों में बहुत बड़ी तादाद बच्चों की भी है, और एक सर्वे के मुताबिक 30 लाख बच्चे ऐसे हैं जो ग़िज़ा से, जो दवाइयों से महरूम हैं, उनमें बीमारियां फैल रही हैं। तालीम उनकी का क्या ज़िक्र किया जाए। ज़ाहिर है, जब इतनी बड़ी तादाद में लोग बेघर हैं और बच्चे सड़कों के किनारे रह रहे हैं, तो बस्तियों में, ऐसी बस्तियों में, खैमा बस्तियों में तालीम किस तरह मुमकिन होगी। बहुत कलील मिकदार में ऐसे तादाद में लोग, ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनको अल-खिदमत ने या कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने खैमा बस्तियों में तालीम की सहूलत दी है, लेकिन इनका क्या होगा, किस तरह की सूरत हाल है। इस हवाले से काशिम मिर्ज़ा साहब, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कुछ तो मैंने जिक्र किया है, कुछ और बताइएगा। मतलब आपके पास भी डेटा होगा कि बेशुमार बच्चे ना तो सिर्फ स्कूलों से बाहर हैं, बल्कि उनको इस वक्त ग़िज़ा का भी प्रॉब्लम है, उनकी सेहत के भी मसाइल हैं, उनको बीमारियां भी लाक होने का डर है। इस हवाले से फरमाइए। देखिए राव भाई, आपने जिस चीज का इंट्रो दिया है, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और पाकिस्तान में ऐसा जो पहली मरतबा ये इंसिडेंट नहीं हुआ। आपको याद होगा 2010 में भी कहा जाता था कि तारीख के 73 इयर्स के अंदर वो पहला ऐसा वाकया था जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद पूरे रीजन के अंदर, जो साउथ एशिया था उसमें ऐसा वाकया नहीं हुआ था। सैलाब की तबाही और जो उसका साइज था, मैग्नीट्यूड था, वो सबसे ज्यादा था। लेकिन ये जो 2022 के अंदर आया है ये सैलाब, इसने तो उसका भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। ना सिर्फ ब्रेक किया बल्कि उसका मैग्नीट्यूड कहा जा रहा है 3 to 4 टाइम्स ज्यादा है। अभी 72 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि सैलाब से डायरेक्ट मुतासिर हैं। इसमें 33 मिलियन प्लस हमारी आबादी, और उसमें भी 16 मिलियन बच्चे, यानी कि 1,60,00,000 वो बच्चे हैं जो डायरेक्ट मुतासिर हुए हैं। और जो आपका बलूचिस्तान है, जो आपका सिंध है, ये तो टोटली आपका डैमेज हुआ है, और 1/3 पाकिस्तान इस वक्त आज भी पानी के नीचे है, यानी कि वहां से पानी हटा नहीं है। इसके 2-3 एस्पेक्ट है। अभी तो हम जो देख रहे हैं, जिस तरह भी आपने कहा है कि 1500 के करीब हमारे बहन भाई जो है वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 450 से ज्यादा बच्चे हैं जो कि इसमें जो है वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं, शहीद हो चुके हैं। दूसरी चीज इसमें जो आ रही है वो जहां उनकी आबादकारी का मसला है,
वहां खुराक का भी एक बहुत बड़ा मसला है, और तीसरा तालीम का मसला है, चौथा सेहत का मसला है। ये 3-4 ऐसी चीजें हैं जो इंटरलिंक्ड है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इस हद तक वहां डैमेज हो चुका हुआ है कि आपके वहां तक पहुंचने में, उनकी तक एक्सेस रखने में बहुत से मसाइल आ रहे हैं। इस वक्त 2010 में जब ये डैमेज हुआ था, 10,000 से ज्यादा स्कूल जो थे उस वक्त डैमेज हुए, और अब 19,000 स्कूल जो है सिंध के और बलूचिस्तान के, वो इससे डैमेज हुए। 2,500 स्कूल वो है जो कि इन्होंने बंद करके जो सलाब जदगान है उनके लिए वो कैंप बना दिए। तो एक तरह से ये लगभग 22,000 वो स्कूल हैं जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे बंद हो चुके हैं। अब इन हालात में जब बच्चों को खुराक का मसला है, मेडिकल फैसिलिटीज का मसला है, और बीमारियां वहां पे फैल रही हैं, वहां पे पानी साफ अवेलेबल नहीं है, वहां पे मेडिसिन नहीं पहुंच रही, खुराक का मसला है, और ये खुदा न करे एक बहुत बड़ा इससे अगला जो फेज है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होने जा रहे हैं, जहां पे आपको फूड शॉर्टेज जो है उसका सामना होगा। और एक ऐसे नाकर्दा गुनाह की सजा ये पाकिस्तान को मिल रही है कि जो क्लाइमेट चेंज के अंदर जो कार्बन का जो इखराज है उसमें पाकिस्तान का जो पार्ट है वो 1% भी नहीं है। 99% उन रिच कंट्रीज का पार्ट है जिन्होंने इसमें इस हद तक फितरत के निजाम को डिस्टर्ब किया है कि हमारे पाकिस्तान में 8 बड़े ग्लेशियर्स हैं जो कि इस रीजन में हैं, जो कि पिघलना शुरू हो चुके हैं। हमारी नाअहली ये है कि हमने 2010 से कुछ नहीं सीखा, ना डैम बने, ना वाटर रिजर्वायर्स बने, ना ही हमने उन स्कूलों की बात करी। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि 2010 के भी जो 10,000 स्कूल, बिल्कुल काशिफ साहब, ये बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन आपसे इसी हवाले से जानना चाहूंगा, आपको याद होगा कि कोरोना जब आया तो बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो भी महरूम हो चुके थे एजुकेशन से, फिर खासकर जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ही ना होने के सही ठीक ठाक बराबर है, क्योंकि हम सिंध में एजुकेशन सिस्टम देख चुके हैं। बलूचिस्तान की हालत आपके सामने के स्कूलों में जो सरदार हैं, वडेरे हैं, उन्होंने तबेले बनाए हुए उनसे। ऐसे में अब ये हालात आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है अब इन बच्चों का मुस्तकबिल कितना तारीक नजर आता है? इसको बचाने के लिए क्या करना होगा? ये एक ऐसी डिबेट है कि जिसका हम जितना मर्जी भी दुख जो है वो डिस्कस करने हैं वो खत्म नहीं होने वाला। 25A आर्टिकल में 2.5 करोड़ बच्चा मेरा पहले आउट ऑफ स्कूल है। पेंडेमिक में 2 साल के अंदर हमारे बच्चों की जो हालत कर दी, अंदर बिठाया। अब आ जाते हैं 2010 का सिलसिला, 10,000 स्कूल वो अभी तक फाल मुकम्मल नहीं हुए, और 19,000 ये स्कूल फाल नहीं हुए। 2,500 स्कूलों को इन्होंने कैंप के तौर पे ऊपर उनकी भी तालीम बंद कर दी है। तो 10,000 उससे पहले सिंध के अंदर अकेले नॉन फंक्शनल स्कूल है जो कि बंद ही इन्होंने कर दिए हुए, उनको फंक्शन नहीं किए। तो मुस्तकबिल तो हमारे बच्चों का बड़ा खतरनाक इन्होंने बना दिया, तारीख करने की तरफ जा रहे हैं। आप मुझे एक बताएं, इनका अपना ये डाटा जो जाहिर कर रहा है कि इन आबादकारी के अंदर मसलन इनको मिनिमम 2 से 3 साल लगने हैं। इनका अपना ये डाटा, ये प्लान शो कर रहा है। तो क्या ये 2 से 3 साल हमारे बच्चे बंद रहेंगे, तालीम से महरूम रहेंगे? स्कूल तो इन्होंने जो है उसको डैमेज आज तो 2010 का नहीं पूरा किया, तो सिंध बिलखसूस जो है बलूचिस्तान दोनों ही। तो आप ये सोचें कि इस वक्त बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होना क्या चाहिए फौरी तौर पे, जो गवर्नमेंट को करना चाहिए डोनर एजेंसीज के साथ मिलके, हमें जरूरत है कैंप स्कूल्स की। फौरी तौर पे कैंप स्कूल बनाए जाएं पूरे सिंध में, जनूबी पंजाब में, बलूचिस्तान में। क्योंकि केपी में शुक्र अल्लाह का उस मैग्नीट्यूड में उस लेवल पे नहीं हुआ, लेकिन हमें कैंप स्कूल हर उस जगह पे ले जाना चाहिए जहां पे स्कूल डैमेज हो रहे हैं। देखिए, आपका इस वक्त अगर 60 मिलियन बच्चा मुतासर है, यानी 1 करोड़ 60 लाख बच्चा इन सूबों में मुतासर है, तो ये सोच लें कि यहाँ तो आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद पहले बहुत ज्यादा है। तो जो सैलाब की तबाहकारी है उससे बच्चों की न्यूट्रिशन का मसला है, बीमारियां फैलेंगी, फिर हमारे बच्चे जो है जब पढ़ेंगे नहीं, तो वो तो एक ऐसी सिचुएशन है कि इंटरनेशनल एजेंसी यूनिसेफ कहता है और दिग्गज जो अदारे कहते हैं कि 6 माह आउट ऑफ स्कूल रहने वाले बच्चे की रिकवरी 5 से 7 साल नहीं होनी। तो पेंडेमिक के बाद अब सैलाब, तो ये तो बात चली जानी है कि 4 से 5 साल खुदा ना करे। तो फौरी तौर पे मैं बल्कि आपके प्रोग्राम की वसातत से जो प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ जस्टिस हैं और आर्मी चीफ, तीनों से ये गुजारिश करूंगा कि इसमें फौरी तौर पे एक सिविल सोसाइटी को साथ लेके एक माशरती लेवल पे कैंपेन चलाई जाए और इन बच्चों को कैंप स्कूल दिए जाए
टीचर्स प्रोवाइड कीजिए। इसमें हम ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन अपना जो पार्ट प्ले करेंगे। हम टीचर्स को जो है वॉलंटरीली हमने आपको कोर्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे, बल्कि हमें ये भी कहा है कि आप हमारे स्कूल्स के अंदर जहां जहां अवेलेबिलिटी है, जहां पे ये इश्यूज हैं, हम वहां पे आपको ये जो है रिलीफ के लिए रिलीफ सेंटर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आगे क्या होने जा रहा है, सर्दियां आ रही हैं, अगर ये 4 से 8 वीक का जो ये टाइम है, अगर हमने इसको जाया कर दिया तो उससे बड़ा डिजास्टर ये होगा कि फूड जो है शॉर्टेज आएगी। फूड क्राइसिस की वजह से हमारे बहुत से बहन भाई जो हैं, अल्लाह ना करे, वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे और बहुत बड़ा जो एक ह्यूमन जो क्राइसिस वो जो इससे डेवलप होने जा रहा है। तो मेरा ख्याल है फौरी तौर पे हमें इन पे इकदाम करने चाहिए और जो कम्प्रीहेंसिव हो। हर अदारा अपने अपने लेवल पे कर रहा है। जो अभी तक कम्प्रीहेंसिव स्ट्रैटेजी जो नजर आ रही है, कोऑर्डिनेशन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो ये बड़ा एक अलमिया है और फौरी तौर पे इसको जो एड्रेस करने की जरूरत है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आ रही, तो उस हवाले से जैसे आपने खुद भी ऑफ़र किया है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो भी टीचर्स देने को तैयार है, एडजस्ट करने को तैयार है चीज़ें, तो ये सजेशन आप हमारे हवाले से दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी आपने कोई किसी से रब्ता किया और उनका जवाब क्या आता है फिर? मेरा ख्याल है जी ये कोई पिछले खास तौर पे जो इमरजेंसी सिचुएशन 4-5 सालों के अंदर रही है, अभी रिसेंटली मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी और तमाम बड़े जो पावर हाउसेज हैं, हमारे सीएम्स हैं, गवर्नर्स हैं, सबको रिकमेंडेशन मुख्तलिफ सतह के ऊपर भिजवाई गई है। अभी ये सैलाब के हवाले से भी भिजवाई गई है, पेंडेमिक के हवाले से भी भिजवाई गई थी। बदनसीबी ये है कि शायद उनकी और बहुत सी मसरूफियत होती हैं और वो उसको उस तरीके से एड्रेस करना शायद उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, यही अब आपके भी चैनल से ही कह रहे हैं। इसके हवाले से कम्प्रीहेंसिव जो रिपोर्ट है वो हम लिख के विद रिकमेंडेशन हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी भिजवा दी हुई है। हमने जितने जो चीफ मिनिस्टर साहबान हैं उनको भी भिजवा दिया। जहां जहां हमारी जरूरत है हम वॉलंटरली इनके साथ शामिल हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक मैन फोर्स है, हमारे पास 2,07,000 स्कूल हैं जहां हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं। हमने पेंडेमिक में भी जो अपने सेंटर्स दिए थे, हम सलाब में भी दे रहे हैं, लेकिन उसमें यही तो मैं कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई समझ नहीं आ रहा कि इनके लिए प्रायोरिटी क्या है। क्या इनके लिए इमदाद जो है वो एड जो है वो अहमियत रखती है या हमारी नस्लें अहमियत रखती हैं? अगर हमारी नस्लें अहमियत रखती हैं तो काशिफ मिर्जा साहब, हमने देखा जब जलजला आया तो उसके बाद टेंट स्कूल जो है वो मुतारिफ किए गए और ख़ासकर जापान की जानिब से, दीगर ममालिक की जानिब से उन्होंने इस किस्म के स्कूल, जो मेरा इलाका है, जो दीगर इलाके जो कश्मीर और बाग के इलाके थे, वहाँ पर इस किस्म के स्कूल जो है वो बनाए गए। अब हम देख रहे हैं कि गैर सरकारी तंजीमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। पूरे पाकिस्तानी अपने अपने तरफ से कोई ना कोई एहतियात जो है वो दे रहे हैं। आप नहीं समझते कि अब हुकूमत अगर आती है, लोगों को संभालना है, लेकिन इसी के साथ साथ बच्चों का मुस्तकबिल को भी संवारना है, तो उसके लिए इस किस्म के इक़दाम करने चाहिए जो माजी में किए गए थे 2005 में? मैं आपसे एग्री करता हूँ जी। देखिए 2005 में कौम का जज्बा भी दिखाई दिया था और कहीं ना आपको कोऑर्डिनेशन भी दिखाई दी थी, और शायद वो कोऑर्डिनेशन की बुनियादी वजह ये थी कि उस वक्त एक आर्मी रजीम थी जिसकी वजह से शायद सेंट्रलाइज सारी चीजें चल रही थी। अनफॉर्चुनेटली अभी जो है, अब देखिए पाकिस्तानी कौम की हद तक तो हमेशा ऐसे मौकों के ऊपर आपको भरपूर जबरदस्त जो है एग्जाम्पल सामने आती है। लोग अपना सब कुछ जो है अपने बहन भाइयों के लिए निचारने के लिए तैयार होते हैं और हमने ये देखा भी है। और लेकिन देखिए मैं फिर बात वही कहूंगा, हर सुबह अपने तौर पे अपनी एक अलग सी वो है स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा है। कोऑर्डिनेशन अगर इनके अंदर हो जाए तो हम मैक्सिमम जो रिजल्ट ले सकते हैं प्रोडक्टिविटी के साथ। हमें जितने बच्चों में देखें, अभी तो इनको डाटा को वो उस तरीके से नहीं गैदर कर पाए जो कि इनको फौरी तौर पे कर लेना चाहिए था। ये जो अलर्ट्स हैं ये आज वेरी फर्स्ट डे तो नहीं आए थे। आपको 2010 से एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ था कि आपको पता था कि इस एरिया में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आपको चाहिए था रिजर्वायर्स होते, डैम्स बनते। आज हम ये बात कर रहे हैं, चीख रहे हैं, 4 दिन बाद आप देखेंगे ये बातें फिर खत्म हो जाएंगी, ये सब कुछ भूल भाल जाएंगे। जरूरी है कि पहले तो हम अपने बच्चों को और उनकी तालीम को सेव करें। आप उनको खाना पीना किसी तरह पहुंचा भी देंगे, लेकिन अगर आप उनको मजीद 1-2 साल, पेंडेमिक के 2 साल, 2.5 साल, 3 साल जाया हुए, मजीद 2-3 साल करेंगे तो वो आप सोच लें वो क्या बनेंगे। क्या उसको माशरे के अंदर एक जो एक्सेप्टेबिलिटी मिल सकेगी? और एक और मैं बताऊं, बच्चों के ऊपर साइकोलॉजिकली जो इस वक्त ट्रॉमा होगा, वो इस वक्त जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। इनसिक्योर है बच्चे, उनको ये नहीं पता
कि अगला दिन उन्होंने जो है वो किस मुश्किल का सामना करना है। और फिर जब उस बच्चे को आउट ऑफ स्कूल करते हैं तो फिर उसका नतीजा है कि उसके दिमाग में, उसके ज़हन में साइकोलॉजिकली वो इतना अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। और इन हालात में जब माशरती बुराइयां, सबसे खतरनाक पहलू पेरेंट्स की तरफ से जो आ रहा है और जो अब भी शुरू हो गया है, वो हमारे वो बच्चे जो पहले पढ़ भी रहे थे कहीं ना कहीं वो चाइल्ड लेबर का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि इस वक्त बच्चों को भी पेरेंट्स ने अपनी रोजगार के लिए जो खाना पीना है, जो उनकी जरूरियात हैं, उस पे उन्होंने मसरूफ करना शुरू कर दिया और ये अभी से दिखाई दे रहा है। और अगर एक बच्चा चाइल्ड लेबर का शिकार होता है तो मैं आपको बात, पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस हमने देखा है, वो बच्चा बहुत मुश्किल है कि वो वापस तालीमी इदारों को आए। तो फिर हमारे पास जो एक अगली लॉट होगी, ये 2.5 करोड़ बच्चा पहले है, 1 करोड़ 60 लाख बच्चा इस वक्त है जो कि आउट ऑफ स्कूल है। तो आप सोच लें कि हमारा खुदा ना करे अगर 4 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है तो इस मुल्क का मुस्तकबिल हम फिर किस तरह देख रहे हैं। तो मैं फिर आपके साथों से कहूंगा, सिविल सोसाइटी तो काम कर रही है, करना चाह रही है, उसको सिर्फ किसने देनी है? उसको सिर्फ हमारे इंतजामिया ने देनी है, हुकूमतों ने देनी है। कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट लेवल पे होगी तो यकीनन हम बेहतर तौर पे, अभी आपके साथ चाइना में भी सलाब आया हुआ है ना, तो आपने देखिए वहां ऐसे डिजास्टर क्यों नहीं हुए? क्योंकि वहां पे मैकेनिज्म है और वो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे 2010 में भी आया, 2005 में भी मसला, हमने जो जलजला देख लिया, हमने सीखा कुछ नहीं। जब हम सीखेंगे कुछ नहीं तो ये डिजास्टर अल्लाह ना करे इसी तरह है कि हमने उसकी प्लानिंग नहीं की हुई। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो पानी था, ये हमारे बहुत सा बड़ा एरिया था जहां जो बंजर था, वीरान था, वहां तक पहुंचा है। हमारे पास कोई अगर मैकेनिज्म होता है इस कीमती पानी को सेव करने का तो शायद आज ये हमारे लिए जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी हो सकती थी। फिर मैं ये दरखास्त करूंगा, प्राइम मिनिस्टर बहुत एफर्ट करते हैं, हमारे आर्मी चीफ इसमें बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, चीफ जस्टिस से मैं दरखास्त करूंगा कि इसके लिए हम सबको अपने अपने लेवल पे एफर्ट करनी है और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करनी है। बहुत मेहरबानी काशिफ मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। हमें सबको मेहनत करनी है, कोऑर्डिनेटेड मेहनत करनी है। कोऑर्डिनेशन की कमी का एहसास हो रहा है हमें बड़े पैमाने के ऊपर, इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी सजेशन दी है काशिफ मिर्जा साहब ने। इनकी सजेशन के साथ काश अरबाब इख्तियार सुन रहे हो और उन पर अमल भी करें। अभी चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। कराची की सूरत हाल अमन व अमान के हवाले से देखा जाए तो काफ़ी ख़राब नज़र आती है। पहले ही बहुत सी मुश्किलात ने घेरा हुआ है मुल्क को, वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स ने नाक में दम किया हुआ है शहरियों के, और हम बारहा इसके ऊपर बात करते हैं लेकिन आर्जी तौर पे हल निकलता है, मुस्तकिल हल कोई निकलता नहीं है। इस हवाले से क्या करने की ज़रूरत है, स्ट्रीट क्राइम्स किस हद तक बढ़ गए हैं, इस पर बात करते हैं। काशिफ मुनीर, ब्यूरो चीफ पब्लिक न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम सलाम। सर काशिफ, इस पे पहले भी आपकी हमारी बात हुई, लेकिन क्या वजह है? अब इसको आपने पिछली बार भी बहुत तफसील से बताया था, लेकिन सूरत वहीं की वहीं है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं और आम आदमी नाक में दम हुआ हुआ है। क्या लोग, मतलब एक दो वाक़यात मैंने ऐसे भी पढ़े जहाँ पे लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए खुद असला उठाया हुआ है और डाकुओं पे फायरिंग करते नज़र आ रहे हैं, तो इस हवाले से बताइए। देखिए जी, सबसे अहम बात यह है कि स्ट्रीट क्राइम में आपकी गाड़ी छिन जाना, मोटरसाइकिल छिन जाना, मोबाइल छिन जाना, नकदी छिन जाना, ये वाकयात माजी में तो होते थे, लेकिन अगर आप सूरत हाल देखें, जो इंतहाई तशवीश की बात है, तो सिर्फ अगस्त के महीने के अंदर 44 अफराद कत्ल हुए हैं स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के अंदर। और आज जिस महीने में, और आज आप बात कर रहे हैं, आज 16 तारीख है सितंबर की, इसमें अब तक 13 अफराद जो है वो कत्ल हो चुके हैं। और शुरू के अगर हम 4 रोज की बात करें, यानी सितंबर का जब महीना शुरू हुआ तो 4 रोज के अंदर 8 अफराद इसमें जो है कत्ल हुए हैं। तो स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल में जब ये सूरत हाल हो रही है कि लोगों को घरों से निकलना तो मुश्किल पहले ही था, लोग अपने घरों से निकलते थे, उनको ये पता नहीं होता था कि वो ऑफिस पहुंचेंगे तो उनका मोबाइल छिन जाएगा, उनका वॉलेट छिन जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि अब इस बात का भी डर है कि हमने कराची में पिछले दिनों ये भी देखा है कि बगैर मज़ाहमत पर भी गोली मारी गई है लोगों को। यानी कि जो लोग डकैती करने आ रहे हैं, पहले तो हमने देखा था कोई मज़ाहमत करता था तो उसको गोली मारी जाती थी, अब बगैर मज़ाहमत के भी गोली मारी गई है। ये इंतहाई तशवीश की सूरत हाल है कराची के अंदर। और अगर पुलिस की सूरत हाल देखी जाए तो आपको पुलिस के पास से आपको रिवायती सूरत हाल मिलेगी कि कार्रवाई कर रहे हैं, अफर नफरी कम है, शहर के अंदर इतना बड़ा शहर है, आपको कैमरे नजर नहीं आएंगे,
यानी यहाँ तक सूरत हाल हो गई है कि जो बड़ी बड़ी ताजिर अंजुमने हैं, एसोसिएशन है, उनके साथ मिलकर कैमरे लगाने की बात की जा रही है। तो ये बुनियादी जिम्मेदारी तो हुकूमत की है कि शहरियों को अमन अमान की सूरत हाल फराम कर सके। कराची ने बदतरीन दहशतगर्दी देखी है, कराची में टारगेट किलिंग बहुत ज्यादा थी, आपको याद होगा। अगर कराची की उससे जान छूटी है, अगवा बराए तवाम से जान छूटी है, भत्ते से जान छूटी है, तो जो स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल है, ये 44 लोग एक महीने में किसी शहर में उनका कत्ल हो जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन आपको इस पर जो एक्शन दिखाई देना चाहिए वो दिखाई नहीं देता। इसके पीछे बहुत सारे अवामिल ऐसे हैं कि पुलिस ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी है, ऐसे नहीं कि पुलिस ने नहीं पकड़ा, लेकिन जो अदालती कार्रवाई में लोग गवाहियां देने नहीं आते हैं, लोग उसमें छूट जाते हैं। इसमें मनशियात के आदि भी बहुत सारे लोग हैं जो पकड़े जाते हैं। और मैं आपको अक्सर सूरत में तो ये बताऊं, जब स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़े जाते हैं तो उनके थाने पहुंचने के से पहले ही उनके वकील भी वहां पहुंच जाते हैं। तो एक बड़ा नेटवर्क कराची में काम कर रहा है। और इसमें जो सिर्फ गाड़ियां छीनने की मैं अगर आपको वारदातें बताऊं तो सिर्फ अगस्त के महीने में तकरीबन 250 गाड़ियां छीनी हैं, 5000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जो है वो चोरी और छीनने की वारदातें हुई हैं। तो आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि कराची का शहरी जो है, मेरा नहीं ख्याल कराची में अगर आप किसी से बात करें कि ऐसा कोई आदमी हो जो पोश इलाके में रहता हो, मुतवस्सित में रहता हो, निचले तबके में रहता हो, कोई आदमी आपको कराची में नहीं मिलेगा जिसका मोबाइल फोन ना छीना हो, जिसका वॉलेट ना छीना हो। कराची में इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है। जी हरमीत। जी जी, अच्छा काशिफ, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि वो जो मुजरिम या मुलजिम होता है, जाहिर बात है पहले मुलजिम होता है, जब वो कोई क्राइम करता है तो उससे पहले, उससे कबल जो है वकील पहुंच जाता है उसकी जमानत के लिए। तो आप नहीं समझते कि ये जो माफिया, ये जो क्रिमिनल हैं, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है? और इसके साथ साथ ये बताएगा कि ये जो क्राइम करने वाले हैं, इनका ज्यादातर ताल्लुक जो है किन किन इलाकों से है जो पकड़े जाते हैं? देखिए हरमीत, इसका सबसे अहम मामला यह है कि हम कराची में कोई खास इलाके की बात नहीं कर सकते। आप बोलेंगे कोई खास इलाका है जिसमें स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ज्यादा हैं। कराची में तमाम डिस्ट्रिक्ट की हम सूरत हाल लें तो वहां पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में अगर आप देखें तो रेशियो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि डिफेंस क्लिफ्टन का इलाका हो तो वहां पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कम है और नाजमाबाद और न्यू कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ज्यादा है। पूरे शहर के अंदर जो है ना ये सूरत हाल फैली भी है। मसला सारा ये है कि जब एक दफा कोई पहली दफा स्ट्रीट क्राइम में पकड़ा जाता है और वो जब जेल से वापस निकलता है तो उसको दिख जाता है कि मेरे खिलाफ तो कोई कार्रवाई होनी नहीं है, यानी मैं जेल जाऊंगा, हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर छूट कर वापस आ जाऊंगा। तो वहां से असल ऐसे लगता है कि वो जो जेल जाते हैं वो वहां से तैयार और अपना हौसला बढ़ाकर आते हैं कि अब हम ये काम जो है ना धड़ल्ले से कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि बड़ी तादाद में लोग इसके अंदर आपको वो दिखाई देंगे जो मनशियात के आदी लोग हैं। और अगर आप अंदाजा लगाएं कि अगर आपका वकील आपके पकड़ने थाने पहुंचने से पहले पहुंच जाए या थाने पहुंचते ही पहुंच जाए तो इसका मतलब उन्होंने वकील भी अपने मुकर्रर किए हुए हैं कि वो उनकी जमानत भी करा देंगे। अच्छा, ये सूरत हाल ये है कि अक्सर स्ट्रीट क्राइम में जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो 7-7 वारदातें 10-10 वारदातों में माजी में पकड़े जा चुके हैं, जेल जा चुके हैं, थाने जा चुके हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो कंट्रोल में नहीं आ रही। अब हमने माजी के अंदर अगर हम सूरत हाल देखें कराची के अंदर, जिस जमाने में हम कराची में दहशतगर्दी की बात करते थे, यानी कराची में आए दिन टारगेट किलिंग की बात करते थे, वो वाकयात भी इक्का दुक्का से ही शुरू हुए थे। आज कराची का जो सितंबर का महीना है उसके पहले 4 रोज में जिस तरह लोग कत्ल हुए हैं, कराची में बहुत ज्यादा खौफ व हिरास इस बात पर है कि लोग अब इस बात पे डरते हैं कि अगर हमने किसी तरह की भी रेजिस्टेंस की, पहले तो रेजिस्टेंस करने पे सीधी गोली पड़ेगी। और कोशिश ये करते हैं कि कोई अगर आप अपने घर से कहीं जा रहे हो, आपकी गाड़ी के पीछे 2 मोटरसाइकिल सवार आ जाए तो आप इन्ना लिल्ला पढ़ देते हैं कि या तो आज आपका सामान गया या आपकी जान गई। और ऐसा कहीं नहीं होता। यानी कराची की इस कदर बदतरीन सूरत हाल है कि कराची के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारे इस स्ट्रीट क्राइम के जिनको ना सिर्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे बल्कि पिछला महीना हर अगले महीने के मुकाबले में उसमें तादाद बढ़ रही है। और इस दफा तो सूरत हाल ये है कि एक सैलाब की सूरत हाल पे इंतजामिया कहीं और फंसी भी है। तो कराची बजाहिर इस वक्त जो है वो लावारिस दिखाई दे रहा है। काशिफ, इस हवाले से अगर बात करें, मतलब ज़ाहिर है आईजी बदलते हैं, नए आईजी आते हैं, नए प्लान आते हैं, कराची में वज़ीर आपके जो आला हैं वो भी बैठे हुए, कैबिनेट के लोग भी होते हैं, ये मिलके इनको कोई बात नहीं होती, इनके जहन में कोई आता नहीं है कि हम कोई प्लान बना पाएँ, कोई प्लान सामने नहीं आता।
देखिए, एडिशनल आईजी यानी कराची पुलिस का सरबरा फिर तब्दील होकर आए हैं। फिर उनसे जब बात होगी तो बात उनकी यही होती है कि जी हमारा फोकस है कि हम स्ट्रीट क्राइम पर काम कर रहे हैं। आपको बयानात बहुत अच्छे मिलेंगे। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर हम सिंध पुलिस की भी सूरत हाल देखें तो उनके पास भी जब ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात करते हैं तो उनका एक ही मामला होता है, हमारे पास नफरी कम है, पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियां नहीं है, पेट्रोल के इनके बड़े मसले हैं। इसके अलावा जो फोर्स बनाई जानी थी शहर के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम को रोकनी थी वो आपको बड़ी सड़कों पर नजर आ जाएगी। ये पूरा एक साइंटिफिक तरीके से ये काम होना है कि जो लोग पकड़े जाएं उनके खिलाफ उनके या तो उनके हाथ में कोई गैजेट्स लगाई जाए कि उनकी मूवमेंट का पता हो। ये बहुत सारी बातें हुई हैं। कराची के अंदर सेफ सिटी जो कैमरों की बात हुई थी, मैं गुज़श्ता 5 से 6 साल से इस हवाले से हर ब्रीफिंग में सुनता हूं कि जल्द उस पर फैसला हो जाएगा। कोई काम नहीं हो रहा। अगर कैमरे लग जाए तो वो लोग उनकी निशानदेही हो जाएगी। एक काम जरूर इसमें हुआ है कि जो लोग सीसीटीवी कैमरे की मदद से पकड़े गए हैं उनका फौरी तौर पर छूटना जरा मुश्किल होता है, उनकी निशानदेही भी हो जाती है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया प्रायोरिटी नजर नहीं आती कि कराची के अंदर जो है वो जो स्ट्रीट क्राइम का सूरत हाल है उस पर जो है वो काबू पाने के लिए इकदाम किए जाए। कराची में थैंक यू काशिफ, बहुत मेहरबानी। बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल है जहाँ पे एक माह के अंदर इतने लोग कत्ल हो जाएं। सितंबर में जैसे काशिफ ने बताया कितने लोग मारे गए हैं, तो इस हवाले से कोई जामे पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। और जैसे सेफ सिटी के हवाले से कैमरे लगने हैं, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। और फिर कोई ऐसा इंतज़ाम भी होना चाहिए कि जो लोग पकड़े जाएं उनकी अदालती कार्रवाई सही अंदाज में चले ताकि लोगों को सज़ा मिले। अभी इजाज़त दीजिए एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। आम सी चीज़ है पैनाडोल की गोली, हर आदमी को पता है और आम दुकानों के ऊपर भी मिल जाया करती थी। इन दिनों जबकि बुखार की शिद्दत में एक ज़माने से बल्कि हो गया ऐसा, जब से इजाफ़ा हुआ है, लोगों को डेंगू की वजह से हो रहा है, लोगों को कोविड की वजह से बुखार हुए हैं, उस वक्त से एक कमी देखने में आई। लेकिन अब तो चूँकि इंटरनेशनली कुछ प्राइसेस बढ़ी हैं, कुछ पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में जो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, रॉ मटेरियल भी महंगा हो गया, शायद ये वजह हो। लेकिन पता नहीं और क्या वजूहात है जिसकी बुनियाद के ऊपर इस वक्त बुखार कम करने वाली और पैनाडोल वगैरह 100 से ज़्यादा अद्वियात ऐसी हैं जिनकी इस वक्त मुल्क में आप लेने चले जाएं आपको कहीं नहीं मिलेगी। उसकी वजूहात क्या हैं उस हवाले से बात करते हैं। और कल ही अभी आप देखें तो एक छापा पड़ा कराची में एक गोदाम पे जहाँ पे करोड़ों गोलियाँ पैनाडोल की पड़ी हुई थी। स्टॉकिस्ट जो हैं या ब्लैक मार्केटिंग वाले उन्होंने छुपा भी ली हैं। इस हवाले से भी कि कीमत बढ़ेगी तो फिर हम बाहर लेके आएंगे। इन तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है, क्या किया जाना चाहिए, इस हवाले से बात करते हैं। PPMA के एग्जेक्टिव चीफ एग्जेक्टिव हैं कारी मंसूर साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो ये फरमाइए कि पैनाडोल को ऐसी क्या चीज़ हो गई कि मिल नहीं रही और गोदाम से पकड़ी जाती है करोड़ों की तादाद में, तो ये क्या बात हो गई? और 100 से ज़्यादा दवाइयाँ जो हमारे पास आ रहा है वो ऐसी हैं जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तनाज़ा क्या सिर्फ कीमत ही का है या कोई और भी बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, सबसे शुक्रिया अदा करो। आपने खुद ही बात फरमा दी कि डॉलर बढ़ गया, काश बढ़ गई, और जो जितनी तेजी से डॉलर बढ़ा वो हमारे मुल्क में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पिछले 1 साल में जो डॉलर इंक्रीज हुआ। अच्छा, इस वक्त जो शॉर्टेज की बात है वो मैं पहले वो बता देता हूँ कि शॉर्टेज की रीजन ये है कि यही पैरासीटामोल जो कि जिसका ब्रांड ज्यादातर पैनाडोल है लेकिन इसका सॉल्ट पैरासीटामोल है, ये पिछले साल अगस्त में ये समरी गई थी। ट्रैप ने इसकी ₹2.67 प्राइस तय कर दी थी और वो गई थी कैबिनेट के पास अप्रूवल के लिए कि हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम खुद से प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते। हमारी प्राइस पहले ड्राफ्ट फाइनल करती है, वो डिटरमिन करती है, देन वो समरी भेजती है कैबिनेट में और कैबिनेट उसको अप्रूव करती है। अच्छा, लास्ट गवर्नमेंट ने तो उसको इंटरेस्ट न लिया और उस वक्त डॉलर था ₹160, जबकि ₹2.67 की समरी गई थी। इस साल अगस्त में 1 साल बाद 2022 में और 2021 में गया, 2022 में जब ये दोबारा कैबिनेट ने इसको देखा कि मार्केट में मेडिसिन शॉर्ट हो रही है, इसमें 35 अद्वियात थी जो कि बहुत कम प्राइस की अद्वियात थी जिनकी प्राइस बढ़ जानी चाहिए थी, वो भी समरी रिजेक्ट कर दी लास्ट मंथ अगस्त में नई कैबिनेट ने दी। और दोबारा फिर रिकंसिडर किया गया कि 10 प्रोडक्ट थी
इस मंथ में, आज से 5-7 रोज पहले, वो भी रिजेक्ट कर दी गई। तो एक्चुअल मसला ये है कि जो कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट हमारी कॉस्ट, उसकी प्राइस मिली हुई है हमें 100 रुपए, और उसकी कॉस्ट अगर होगी 150 रुपए, तो मुमकिन नहीं है कि उसको मार्केट कर किया जा सके। अब आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि इस वक्त डेंगू, बुखार और सर दर्द और खासकर सैलाब की वजह से बहुत सारी बीमारियों ने सर उठाया और बहुत तेजी से ये बीमारियां फैल रही है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि इंसानियत के नाते हमें आगे बढ़ के क्या करना चाहिए। इस इंडस्ट्री ने तो हर वक्त, जब जल्जला आया, सैलाब आया, इस वक्त भी करोड़ों रुपए की मेडिसिन एहतियात की है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब को 5 करोड़ की मेडिसिन हमने दी, मिनिस्टर साहब को 2 करोड़ की मेडिसिन हमने दी, और उसके साथ साथ हर कंपनी अपने अपने लेवल पे ये शेयर डाल रही है, मेडिसिन दे रही है। मेडिसिन की शॉर्टेज सैलाब के इलाकों में हमने कोशिश की कि ना हो, लेकिन उसके साथ साथ अभी हमने जितने भी पैरासीटामोल बनाने वाली कंपनीज थी उनको रिक्वेस्ट की कि भाई इस वक्त ये सदका जारिया है, अगर किसी वजह से हमें 1 रुपया पर टेबलेट लॉस भी हो रहा है तो हम इस वक्त, क्योंकि बुखार में, डेंगू में आपको आइडिया होगा कि हमारे पास पैरासीटामोल के अलावा कोई चॉइस नहीं है, इवन तो एंटीबायोटिक भी नहीं दे सकते, सिर्फ पैरासीटामोल देते हैं। अब उस सूरत में अगर पेशेंट को पैरासीटामोल से बुखार कंट्रोल की नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली वो, उसके लिए बहुत सारे मसाइल बन जाएंगे। तो उसमें उसी सिलसिले में पहले हमारा एक लोकल कंपनीज था जो कि पैराडाल है, आपको पता है मल्टीनेशनल बनाने वाली कंपनी है, लेकिन जो पैरासीटामोल लोकल बनाने वाली है उनसे हमारी मीटिंग हुई, उनसे हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा अच्छा 20% शेयर है, यहाँ भी बता दूं 80% शेयर जो है मार्केट का वो पैराडाल के पास है, और 20% 100 के करीब कंपनी है जिनका शेयर है 20%, क्योंकि पाकिस्तानी कंपनी है। अच्छा, इन 20% ने कहा कि हम इंशाल्लाह आपका साथ देंगे, और इस वक्त वाकई हमें जरूरत है। तो जो नहीं बना रहे थे पैरासीटामोल, उन्होंने भी वादा किया पैरासीटामोल बनाने के लिए। अच्छा, कल हमारे मिनिस्टर हेल्थ जो है अब्दुल कादिर पटेल साहब ने एक इजलास बुलाया, जिसमें सेक्रेटरी हेल्थ भी थे, CEO ड्रैप भी थे, और उसमें जो रॉ मटेरियल बनाने वाले हैं पैरासीटामोल, अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान में ये रॉ मटेरियल बनता है, उन कंपनीज को बुलाया, और जो पैरासीटामोल बनाने वाली कंपनी थी, मैन्युफैक्चर करने वाली, उनको भी बुलाया, दोनों को बुलाया, और उस इजलास में रिक्वेस्ट की गई कि भाई, क्योंकि डॉलर जो बढ़ा, आज से 1.5 साल पहले एक पैरासीटामोल का मटेरियल 600 रुपए पर केजी था, आज उसका रेट है 300 से 2400 रुपए पर केजी, मतलब 4 टाइम 1.5 साल में इंक्रीज हुआ। जाहिर कॉस्ट 1 रुपये बढ़ गई हमारी, जो 2.5 रुपए की हमें अपनी कॉस्ट बढ़ गई, तो 1 रुपये 70 पैसे में कैसे दें। उसमें मिनिस्ट्री ने ये कहा कि हम आपकी दोबारा दरखास्त आगे लेके जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि इनको एज ए स्पेशल केस कंसीडर किया जाए और उनकी प्राइस इंक्रीज कर दी जाए। अच्छा खालिद साहब, मिनिस्ट्री ने एक पॉइंट बड़ा जरूरी है जी, मैं वजाहत कर दूं, मिनिस्ट्री ने एक पॉइंट पढ़ के इसमें कुर्बानी जो की, जो मैन्युफैक्चरर है पैरासीटामोल रॉ मटेरियल बनाने वाले, उन्होंने कहा जी हमें जो भी हो, हम 10% अपनी प्राइस नीचे ले आते हैं इस सैलाब की वजह से, और इतना बड़ा ये इशू जो बना हुआ इस वजह से। उसमें इसमें पैराडाल बनाने वाली कंपनी ने भी कहा कि हम दोबारा प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, जो कि उन्होंने बंद की हुई थी, लेकिन पार्शियल, और लोकल कंपनी ने भी कहा कि हम पैरासीटामोल शुरू कर देते हैं। तो चलो आने वाले 1 आध हफ्ते में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी सर, आपको जी हरमीत, जी हरमीत। जी रोहन साहब, मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं, आवाज की थोड़ा सा इशू है। अच्छा ठीक है, कारी साहब ये फरमाइए, मतलब आपने जैसे कहा कि दरमियान में दवाइयाँ मिल नहीं रही थी, लेकिन हमने ये देखा कि ब्लैक मार्केट में दवाइयाँ उसी तरह मिल रही थी। आप दुकानदार ऐसे थे जिनको जाके आप कहें कि या वो आपको कह देता था कि भाई मेरे पास नहीं है, आप कहें मैं ज़्यादा पैसे देने को तैयार हूँ, वो आपको कहीं ना कहीं से निकाल देता था। इसका मतलब है प्रोडक्शन तो ये कंपनियाँ कर रही थी, लेकिन कॉस्ट बढ़ा के और ब्लैक मार्केट के लिए ये कर रही थी, तो उस रुझान को भी तो फिर कंडेम किया जाना चाहिए ना। इसको बिल्कुल ठीक आपने बात कही, इसको स्ट्रांगली हम कंडेम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है वो कभी भी मेडिसिन ब्लैक नहीं कर सकता, अगर ये काम करे तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, ये तो इशू नहीं है। ये वो जखीरा दोस्त है ये जो काम करते हैं। मैं कल की मिसाल देता हूँ, मैं इस्लामाबाद में था, बड़ी दिलचस्प बात है, मेरी बेटी को बुखार हो गया, वो मेरे साथ गई हुई थी, तो पैराडाल लेने के लिए गई वो शॉप पे मेरे ड्राइवर के साथ, मैं मीटिंग में था, तो उन्होंने कहा जी नहीं अवेलेबल। इत्तेफाक से एक चैनल पे मेरा उसमें इंटरव्यू आ रहा था, वो टीवी लगा हुआ था, उन्होंने कहा ये मेरे फादर है, चेयरमैन है, जो पैरासीटामोल सबको कह रहे बनाए, मेहरबानी करें,
इस पर सलाह पे जरूरत है। उसने कहा अच्छा चाहिए एक पत्ता ले लो। तो प्रैक्टिकली हो ये रहा है कि ये मेडिसिन शॉर्ट तो है, स्टार्टिंग के साथ साथ जो दुकानदार हैं वो भी इसको ब्लैक कर रहे हैं। वो 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए का या 100 रुपए का पत्ता बेच रहे हैं, जबकि प्राइस है इसकी 17 रुपए। तो इसीलिए हमने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट को कि खुदारा 1 रुपया बढ़ा दे। 1 रुपया बढ़ाने से अवाम पे दाल बढ़ गई, आटा बढ़ गया, चीनी बढ़ गई, चावल बढ़ गया, वो भी जिंदा है, लेकिन 1 रुपया बढ़ाने से अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दवा अवेलेबल हो जाएगी। रही बात स्टॉकिस्ट की, तो वो बात ये ध्यान में रखिएगा कि जो इस सूरत में जब शॉर्टेज होती है तो ये लोग, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, ये लोग अपने दुकानें अभ्यास सीधे करते हैं और मामला को करते हैं। लेकिन ये बात तय है कि पीछे से प्रोडक्शन बंद हुई थी, शॉर्टेज की इस वजह से हुई है, अब प्रोडक्शन दोबारा शुरू हुई है इंशाल्लाह। ये कब तक मुमकिन है कि प्रोडक्शन दोबारा शुरू हो जाए, लोगों को मिल रहा है? चूँकि जो सैलाब की वजह से बेघर हुए हुए लोग, वहाँ पे बीमारियाँ फूटी हुई हैं और वो बीमारियों के बढ़ने का भी अंदेशा है और ज़्यादा। इसका मतलब ये है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। फिर दूसरे, जैसे मैंने अभी कहा कि डेंगू बहुत ज़्यादा है इस वक्त, बुखार और भी मौसमी बुखार भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो कब तक आपके ख्याल में मार्केट में एक आम रेट के ऊपर ये दवाइयाँ अवेलेबल हो जाएंगी? जी, जो इस वक्त अंदाजा है वो तो यही है कि एक आध हफ्ते में इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम किसी हद तक सॉल्व होगी, लेकिन 100% सॉल्व नहीं होगी जब तक प्राइस नहीं मिलेगी, मामला ठीक नहीं होगा। मैं थोड़ी वजाहत कर दूं, 100 के करीब, जिस तरह आपने भी फरमाया और तफरीका भी चल रहा है कि 100 के करीब मेडिसिन ऐसी हैं जो लो प्राइस की हैं, जिनकी प्राइस, जिस तरह मैंने पहले कहा कि 100 रुपए प्राइस मिली हुई थी, आज उसकी कॉस्ट 150 रुपए हो गई। अब वो 100 की 100 प्रोडक्ट कौन सी हैं? जिसमें बुखार की मेडिसिन है, जिसमें ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, जिसमें मैदे की मेडिसिन है, जिसमें टीबी की मेडिसिन है, जिसमें एपिलेप्सी की मेडिसिन है, सांस की बीमारी की मेडिसिन है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो लो प्राइस की है, जो मार्केट से शॉर्ट इस वजह से हो रही है कि उनकी कॉस्ट 1.5 गुना 2 गुना हो चुकी है और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो रही। तो हमने यहाँ पे भी रिक्वेस्ट की, आपके प्रोफेसर से भी रिक्वेस्ट की कि उन प्राइवेट को एड्रेस किया जाए। क्रॉस द बोर्ड हमने प्राइस मांगी हुई है गवर्नमेंट से, और क्योंकि ये इंडस्ट्री में भी हम यही कहते हैं, जब भी किसी फोरम पे भी आते हैं, इसमें भी तेल जलता है, इसमें भी पेट्रोल जलता है, इसमें भी डॉलर का इफेक्ट आता है, इसमें भी सैलरी का इफेक्ट आता है, वो सारे इफेक्ट आते हैं। बहुत मेहरबानी, थैंक यू कारी साहब, बहुत मेहरबानी। कुछ भी हो, बहरहाल दवाइयों को अवेलेबल करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इनके साथ मुज़ाकरात करें। अगर थोड़ी बहुत इंक्रीज प्राइस की है तो वो तो करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। अभी इजाज़त दीजिए, अब हमारे 2 दिन छुट्टी के हैं, इंशाअल्लाह ताला पीर को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।